आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं का जो पेपर हुआ है अभी हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हुआ है आपका, है ना। तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से निचोड़ने वाले हैं, मतलब उनके आंसर से देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन के जो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उनके आंसर्स क्या क्या हुए हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एकदम प्रॉपर बने रहिए अंत तक, आपको एकदम A to Z सभी क्वेश्चनों के आंसर्स बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो आप यदि टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसका जो है PDF फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है परीक्षा के थोड़ा समय से पहले, है ना। तो इसमें पेपर जैसे भी हिंट करके मिल जाता है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको थोड़ा पहले बता दिए जाते हैं। तो इससे आपको थोड़ा जितनी भी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से। वैसे मैं प्रॉपर तो नहीं कह सकता कि रोज़ की रोज़ ही आपको जब भी पेपर है तो क्लियर 100% मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ, जब मिल जाता है जिस भी दिन, तो आपको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए एक बार, वहाँ पर आपको बहुत सारा जो है प्रॉफिट होने वाला है। तो हम इसके जो है आंसर देखने वाले हैं मेन चीज़। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे, देखिए इसमें कुछ निर्देश दिए गए थे यहाँ पर आपको, है ना। वो निर्देश पढ़ लेने थे। इसके बाद हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इसमें पहले क्वेश्चन में वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए थे। उन वैकल्पिक क्वेश्चनों में भी आपको जो पहला वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, है ना। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन माना जाता है। तो आपको ये पता भी होगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कबीरदास जी की रचना कौन सी है। कबीरदास जी की रचना भी आपको पता होगा, है ना। बीजक इनकी जो है एक प्रमुख रचना है, बीजक। फिर इसके बाद है काव्य के भेद माने जाते हैं। तो काव्य के कितने भेद माने जाते हैं ये आपको भी पता होगा। तो काव्य के जो हैं 2 भेद माने जाते हैं, एक तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, है ना। आपके केवल कितने भेद माने जाते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, 2 भेद माने जाते हैं। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो चौथा क्वेश्चन था, सॉरी इसका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, चलो इसका देख लेना आपको, लेकिन आंसर्स बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन तो नहीं देख पा रहा है। इसका जो आंसर हुआ है वो है आपका ये हिजरी लेने, है ना। हिजरी लेने ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हुआ है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है, वैकल्पिक क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाली परिवर्तन को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल को हम 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं संधि, और 2 शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम समास कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो हो जाता है आपका संधि। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो ये कहानी है एक तरीके से, है ना, कहानी है इस जल प्रलय में। तो ये आपकी एक कहानी है किसी फणीश्वर दास रेणु जी की। इसके बाद जो इसके रिक्त स्थानों की तरफ बात की जाए तो रिक्त स्थान इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला था खुलेगी सांकल बंद खालिस्तान की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, है ना। फिर इसके बाद रस को काव्य की बताया गया है ना। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। अगला है मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्णों के मध्य खालिस्तान बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ रही है। फिर इसके बाद देखिए, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। मेरे नाना खालिस्तान के पक्के माने जाते हैं। तो किसके, मित्र, मेरे नाना मित्र पक्के माने जाते हैं, पक्के मित्र माने जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जोड़ियों की तरफ। तो जोड़ियाँ किस प्रकार से हुई हैं, आप लोग क्या क्या, कौन सी जोड़ी का आंसर्स क्या लिख के आए हैं, तो आप इसमें ज़रूर देखिएगा।
और दोस्तों आप जितने भी आपके क्वेश्चंस, ये जो वैकल्पिक क्वेश्चन, सही जोड़ियाँ, खालिस्तान, सत्य सत्य, एक शब्द में उत्तर, ये सब कुछ बताने वाले हैं। इसमें जितने भी आपके आंसर्स सही हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारे इतने सही हुए हैं। तो चलिए देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा, तो इनको एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, ये क्या कर दिया, किस रूप में जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है इनको ये। फिर इसके बाद अगला है अपना रस के अंग। तो रस के अंग 4 होते हैं, है ना? अनुभव, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। इसके बाद लहसा की ओर, तो लहसा की ओर आपका ये राहुल संस्कृत्यायन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकांकी में केवल एक अंक होता है। रचना, एक अंक का यहाँ तात्पर्य एक पात्र से नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा, है ना? रचना, जब एकांकी के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा वहाँ पर आपको। रचना के आधार पर वाक्य है, तो रचना के आधार पर कितने वाक्य हैं ये आपको पता होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। फिर घर का नौकर, तो ये घर का नौकर का ये लास्ट वाला है आपका फणीश्वर नाथ, लास्ट नहीं, ये वाला फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे चौथे में एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। कवि पंत ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा है? तो हारता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव का वातावरण अत्यंत मनोहर, है ना, है। यहाँ की प्रकृति और सौंदर्य सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है, इसीलिए इसको गांव का हरता जनमन कहा है। हरता मतलब हरण कर लेता है, और जन मतलब जनता का, मन मतलब मन ही, है ना, उसका हृदय जो मनमोहक कर दे, ऐसा वातावरण है गांव का। इसके बाद अगला है जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ शब्द होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसमें आपको शब्द अलंकार भर देना था। साहित्यक पुरखे किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को, है ना, प्रेमचंद, है ना, प्रेमचंद को क्या कहा गया है? साहित्यक पुरखे कहा गया। जहाँ पद प्रधान एवं अव्यय हो वहाँ कौन सा अव्ययी भाव समास हो जाएगा? लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो मंदिर में जाकर उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जो पतोहू मतलब उसकी बहू है, पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा हो, ये मन्नत मांगी थी उन्होंने। प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रसखान जी हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंड काव्य की कला वस्तु विस्तृत होती है, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर। फिर इसके बाद सोरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये गलत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो तैरना नहीं जानते थे। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो बताए हुए थे उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चंस आए हुए हैं। और यदि आपने वो क्वेश्चन किए हैं जो बताए गए थे तो उनके बाहर कुछ ही क्वेश्चन हैं जो गए हुए हैं, बाकी वही सब कुछ वही पूछा गया है, देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर था। इसके अलावा यदि आपको अगले सब्जेक्ट का पेपर्स चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको हर सब्जेक्ट के और हर क्लास के जो हैं नोट्स और साथ ही साथ पेपर के सॉल्यूशन इस पे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अपने दोस्तों में से चैनल के बारे में बताइए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।